जो अल्लाह के 99 बबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज हमने एक बड़े अहम शख्सियत को बुलाया है जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। और ये बेस्ट टाइम है उनसे बात करने का जब स्मॉग द रौला पे है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पहले कुछ जाना नहीं चाह रहे तो स्मॉग आ गई है। सर काशिफ साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, ये क्या चल रहा है? ये स्मॉग और ये और वो क्या चल रहा है? पहले स्कूल बच्चे नहीं जाते तो फिर उसके बाद स्मॉग आ जाती है, कभी छुट्टियां आ जाती हैं, कभी छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई थी, स्मॉग आ गई। क्या हो रहा है? देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। कहते हैं किसी कौम को बर्बाद करना, उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करना। और ये 77 ईयर में तो हमने यही देखा है, डिलिबरेटली किसी चीज़ को उन्होंने बर्बाद करने से कोई नहीं चुके, तो कम अज़ कम इसमें उन्होंने सरफरिस्त अपने इकदाम किए। अभी आप ये देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मिनिमम 240 डेज़ होने चाहिए ईयर। अच्छा, अटेंडेंस होनी चाहिए 240 डेज मिनिमम। ओके। अब पाकिस्तान में अमलन पहले हुआ करते थे 120 डेज़, जो कि इन स्मॉग्स की जो स्मॉग और समटाइम फॉग, ये भी फॉग वाला भी सीज़न आना है, तो ये 100 से भी जो है वो डेज़ से कम हो जाएगा। और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, मैं तो पिछले 10-12 सालों से मुसलसल ये देख रहा हूँ। देखिए, हमने समर वेकेशन सुना करते थे, 2 माह होती थी, 2.5 माह कर दी, 3 माह हो गई। अभी हमने 2.5-3 साल पेंडेमिक में गुजारे थे। अब आगे आपके जो स्मॉग एंड देन फॉग। अमलन नवंबर से आपका लाहौर, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक आपके कोई 2.5 करोड़ की लोग हैं जो लाहौर के रिहायशी भी हैं, जो बाहर से भी यहाँ रिहाइश रखते हैं, तो वो अमलन जो है आप देख लीजिए पूरी लाहौर डिवीज़न उन्होंने बंद कर दी। अब आधा पाकिस्तान पंजाब बंद किया, और फिर पूरा पंजाब जो है 17 तक बंद किया, और जिसमें हमारी इतलात और मुशाहिदा ये है कि ये मज़ीद एक्सटेंड होगा, क्योंकि इसमें इक़दामात को उस पर काबू पाने के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ स्कूलों पे कदम लगी है, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, लेकिन जो फैक्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो रिक्शा टैक्सी हैं, जो सारा कुछ है, जो इसका सबब बन रहे हैं, एग्जैक्टली जो सबब है उसको ओपन है, वो ओपन है। 83% आपकी ट्रांसपोर्टेशन का वो इशू निकला है कि जिसकी वजह से जो फॉसल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से ये आपके जो पूरा क्या उसके ऊपर कोई कदम हुआ है? 83%। यस, 83% ये जो आपके स्मोक का इशू चल रहा है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट है जो फॉसल फ्यूल्स की वजह से आप यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे चली गई है, पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी का लेके चल रही है, और आज भी हम जो है इन्हीं चीज़ों के साथ एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं, और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन इस पे चल रही है। तो इन सबको परमिट्स मिल जाते हैं? वो जो होता है क्वालिटी एश्योरेंस, और पता नहीं वो एक परमिट होता है, क्या होता है रोड पे आने के लिए, कोई रोड सेफ्टी परमिट होता सब कुछ है, और सब कुछ मिल भी जाता है। ये इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़रखेज़ है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कुछ हो या ना हो, कम अज़ कम आपको हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। जैसे हमारी तालीम को क्या 25A आर्टिकल इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट ने हर सूरत में, अगर आपके चाहे डोर स्टेप पे भी जाना है, हमने पेंडेमिक में देखा तब भी 2.5-3 साल जो एलीट तबका 1 से 2% था, उनको तो घरों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी थी। अब जो हमारे हुकूमती जो जितने भी अरबाब इख्तियार कह रहे हैं जी हम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, कहाँ है भाई आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल एजुकेशन का नहीं तो ऑनलाइन का कहाँ है? 14% आपके पास थी नेट फैसिलिटी, 2% लीड तबके के पास है ये ऑनलाइन फैसिलिटी जो आप क्लासरूम एनवायरनमेंट कहते हैं। अदरवाइज हमारा 2,70,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, जो कि स्कूल के अंदर होना चाहिए था, और हम नंबर 1 हैं इसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों में। नंबर 1 है दुनिया में। वाह। पहले हम 2nd पोजीशन पे थे, अब इनकी मेहरबानी से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस वक्त नंबर 1 है। और 5 करोड़ वो बच्चा है जो इस वक्त पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में है। 2 करोड़ लगभग 79 लाख, 2,79,00,000 प्राइवेट स्कूल में है, तो ये तकरीबन 5 करोड़ बनता है। इस 5 करोड़ में से आप लगा लें कि 3 से 4 लाख वो बच्चे हैं, आप 5 नहीं तो 6 लाख लगा, जो कि इस वक्त ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल कर रहा है। बाकी तमाम 98% जो आपका बच्चा है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू करे। नवंबर गुजरेगा इस तरह, दिसंबर की इन्होंने छुट्टियां एक्सटेंड कर दी, जो माजी में भी हमने देखा, लगभग ये 10 से 15 दिसंबर को अनाउंस कर देंगे विंटर वेकेशन, और वो एक्सटेंड होंगी फिर 10 से 15 जनवरी तक।
जो 10 दिन की होती थी एक दो हमारे दौर में, वो जो है आपको 1 महीने की कम से कम होंगी अब मिनिमम। पिछले कोई 5-6 सालों से तो ऐसा ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा और फिर उसके बाद क्या होगा, 3 माह की विंटर वेकेशन अमलन बन गई, 3 हाँ। माह की हो सकता है दरमियान में कुछ दिनों के लिए खोलें, फिर इसी तरह ही होगा। तो आपका 6 माह तो वैसे ही डिसकंटिन्यू ऑफ एजुकेशन हो गया। दरमियान में रमज़ान डेज आ जाएंगे, आपके वैसे लीन हो पेपर्स आ जाता है जाते सारा हैं, कुछ। हाँ जी, फिर हाँ जी, पेपर हाँ जी, डेज में बिल्कुल। भी तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एजुकेशन इंस्ट्रक्शन, वो नहीं होती। नो 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 प्लीज, मैं सवाल कुछ और लाइक बैठे से दूसरी कोई और कट्टा खोलता है और ये कट्टा ऐसा है जो 77 ईयर में भी नहीं बंद हो सका। नहीं बंद हो सका। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक बच्चे को 240 दिन साल में स्कूल जाना है। यस हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कितने जाते हैं, कितना अर्सा जाते हैं? नॉर्मली जो एक है वो 100 कितने हैं, 120 डेज तो अमूमन 120 था। डेज, मतलब आधो ऑलरेडी जो ये चल रहा था 240 से 120। Yes, yes. हमारा जो एक एजुकेशनल ईयर होता है Yes. वो 140 डेज का, इट्स नॉट ऑफ 240 डेज। Exactly. एंड ये जो आपने सारा कुछ बताया है, जिसमें कोई 60 70 80 दिन तो आप कम से कम बता चुके हैं, Yeah. ये उसमें से भी कम हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो 40-50 दिन 60 दिन स्कूल जा रहा है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बामुश्किल आप उसको 90 डेज या 80 डेज का कहेंगे इस 80 साल। days यस, क्योंकि अब तो ये स्मोक और जो फॉग का जो इशू इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि ये शायद 90 डेज भी कवर कर इट स्टैंड्स फॉर पंजाब ओनली, या आप जो कराची है बाकी सारा कुछ है, वहाँ पे भी कोई ना कोई मसला, बारिश वहाँ कुछ और इशू हो जाती हैं। अभी आपने देखा सिंध में कभी वहाँ सैलाब आ गया, कभी वहाँ पे बारिशें, और फिर वहाँ पे जो कराची के भी यही ऐसे ही हालात हैं, चीजें हैं उसमें। तो वो जब होता है तो वहाँ पे भी आप एक दिन खबर सुनते हैं कि जी कराची को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, या सिंध के अंदर सैलाब आ अच्छा गया। 90 दिन में एक क्लास पढ़ के प्रमोट हो जाता है। उन प्रमोट किस तरह हो जाता है? एक मिनट दसो ए फिर थोड़ा मसला ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। देखें अभी हमने पेंडेमिक में बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया। हमने खैरात के ऐसे नंबर बांटे, 1100 में से 1100 लेने वाले बच्चे 5000 प्लस थे, 5000 से ज्यादा जिन्हें 100% नंबर लिए हैं। अच्छा, और एक मजेदार आपको बात बताऊं, उनको शुरू में जब इन्होंने मार्किंग की, जो फार्मूला लगाया, तो जो 1100 में से वो 1100 से भी ज्यादा बढ़ गए थे। फिर उन्होंने एक उसको रिवाइज बेंचमार्क बनाया कि इससे ज्यादा नंबर ज्यादा नहीं देना, तो लेकिन वो हुआ। देखें आज दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि आज भी हम अमलन 50 साल एजुकेशन में पीछे हैं। हमारा बच्चा एकेडेमिया और इंडस्ट्री के साथ अगर आप लिंकेज करें, वो है ही नहीं हमारा। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली पंजाब, फुल पाकिस्तान, कंप्लीट पाकिस्तान। क्योंकि आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो तो पूरे पाकिस्तान, आगे प्रोविंसेस ने उनको इम्प्लीमेंट करना है। आपने इंडिया को देखा, और यूनिसेफ ने कहा कि 50 साल पीछे हैं। 50 साल पीछे हैं। मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि अभी भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं। Exactly, उस साइड पे नहीं जा रहे जहाँ पे 50 साल पीछे पीछे चलते रहे। हम जो है वो गैप 51 साल, 52 साल, 53 साल होता जाएगा। पैसेज ऑफ टाइम ये और ग्रो करेगा। हाँ, ग्रो कर, क्योंकि हमारी ना तो डायरेक्शन सीधी है, और ना ही हम इंटरनेशनल ग्लोबली जो कंपटीशन है उनको समझ पा रहे हैं। आज भी आपका जो करिकुलम है, जो उसके अंदर इतना ज़्यादा रूम है ना, आपके बच्चे को जो वो पढ़ कर आता है, इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री सबसे पहले उसको लर्न से अनलर्न करवाती है पहले, कि ये पहले जो सीख कर आए इसको तो उसको बाहर छोड़ गया, बाहर छोड़ो, उसमें आपका वक्त लगता है, और फिर उसके बाद उस काबिल होता है। देखें इंडिया ये तो वैसे हम मीडिया में भी करते रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के आते हैं मैथ्स कॉम भी, तो हम कहते हैं पुत्र रहने मैथ्स कॉम अप्लाई नहीं होना है, कोई और चीज चल रही है। और आप उन्हें कहें एक सिंगल पेज लिख के दें, तो दिस इज वेरी ट्रू, नहीं लिख सकते। वैसे कोई दो बंदों का बात पूछ लें, किसी शायर का, किसी अदीब का, किसी मौके की बात कर लें, किसी सिंगर का पूछ लें, कोई भाई उसको आज के सिंगर का तो पता होगा, 5 साल पहले के सिंगर का कोई तहकीक कोई कुछ नहीं होगा। कंपैरेटिव स्टडी, तो ये क्या एजुकेशनल जो पढ़ा रहा है उसका भी कसूर नहीं आता सर? इसलिए मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, तुम आन नहीं दे रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल वेलकम कह रहा हूँ। देखिए मैं खुद, आपके पास तो सर एक फेडरेशन है जो प्राइवेट स्कूल की फेडरेशन है, और आप उसके प्रेसिडेंट हैं, और उसके नीचे काफ़ी एसोसिएशंस आते हैं। बट अगेन वी आर इन द पोजीशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हम पॉलिसी मेकर नहीं है। हम एजुकेशन पॉलिसी को डिज़ाइन नहीं करते। जो लोग डिज़ाइन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये सिस्टम सूट करता है, उनको सूट करता है। दिस इज अ स्टेटमेंट यू आर गिविंग, बिकॉज दिस इज अ हेवी स्टेटमेंट। मैं गवर्नर और सीएम का भी एडवाइजर हूं एजुकेशन का। आई नो राइट नो भी मैं 1-2 जिम्मेदारियां जो है होल्ड कर रहा हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आपको ये बता रहा हूं कि ये सिस्टम बहुत से एक ऐसे लोग जिनको हम एलीट कैप्चर्ड कहते हैं, उस तबके को सूट करता है।
आपका एजुकेशन का पहला अलमिया आपका लैंग्वेज बैरियर है। आज भी हमारा अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो वो रास्ता सिर्फ इंग्लिश से होकर, वो अंग्रेजी से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसकी काबिलियत आपकी ये नहीं है कि आप कितने ज़हीन हैं, कितने इनोवेशन से रिलेटेड आपके आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। पहले तो हमारा जो 98% जो बच्चा है वो तो उस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, वैसे ही फारिग हो गया। अगर वो कर भी लेता है फिर आपके आ जाता है जो आपका एजुकेशन सिस्टम का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपका एक एलीट तबका जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है ONE लेवल्स, कैम्ब्रिज एजुकेशन स्टडी वो कर रहा है। अब वहाँ और एक आम इंसान का जो स्कूल का पढ़ा हुआ या मदरसे का जो बच्चा पढ़ा हुआ है या ये पब्लिक स्कूल का जो पढ़ा हुआ है, उसका डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा है कि दोनों की सोचें ही आपस में मैच नहीं करती। तो जब आपने डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया, जब आपने एंटायरली उनको दूसरी तरफ डायरेक्शन दे दी तो फिर तो वो खासे सिक्योर हो गए जिन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया। लेकिन आपने जो बताया कि 98% जो है बच्चे वो पहले अंग्रेज़ी की वजह से निकल जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो मदरसा तो नहीं, लेकिन जो आपका प्राइमरी स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जो लोकल जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, आप कैम्ब्रिज तो खैर आगे जाके आते हैं ना, उससे पहले तो आप नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ कम से कम ये लेके तो चल रहे होते हैं। अंग्रेज़ी तो शुरू से आ रही होती है, लेकिन ये मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि वो अंग्रेज़ी में नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन एक मजमून जो है वो अंग्रेज़ी में नहीं लिख पाएंगे। ये फेलियर किसका है? ये बच्चे का फेलियर है, ये इंस्टीट्यूट का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर कैसे है? ये कंप्लीट सिस्टम का फेलियर, क्योंकि हमने सिस्टम को डिज़ाइन होने नहीं दिया। हमने नंबर गेम के चक्कर में ऐसा उलझाया है, हम हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, तमाम वो नंबर गेम में पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके सामने है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपके सामने है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपके सामने। बताएं मुझे इनमें से कितने ऐसे इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, कितने फिलोसफर पैदा हुए हैं, कितने इनोवेटर पैदा हुए हैं, कितने आपने साइंटिस्ट पैदा किए हैं, कितने आपने पेटेंट रिकॉर्ड किए हैं। नंबर्स की ये सिर्फ बात करते हैं, हमारे बच्चों ने इतने नंबर लिए, हमारा बच्चा फलां जगह पे उस भाई आप नंबरों से ज़्यादा इनोवेशन की बात करें। आपके आज भी जो नोबेल प्राइज़ जब दिया जाता है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ को उठा के देख लें, कितने उसमें से मुस्लिम जो हैं साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। जबकि हम बड़े फ़ख्र से माजी की बात करते हैं, भाई माजी था। आज है की बात करो, आज आपने क्या प्रोड्यूस किया। आज आपका जो बच्चा है, आप पाकिस्तान में देख लें PhD कितने हो रहे हैं, उनमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, आपके जितने भी हमसाए हैं इस वक्त, इंडिया साथ है, आपके साथ चाइना है, आपके साथ इवन अफगानिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की जो डेवलपमेंट हो रही हैं, आपके ईरान जो हालत जंग में मुसलसल हमने देखा है, वहाँ भी जो आपके ह्यूमन इंडेक्सेस हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। आज पाकिस्तान R&D स्ट्रॉन्ग है। यस, उनके R&D स्ट्रॉन्ग है। इवन कि मैं तो समटाइम तो आप सीखना चाहें तो आप अपने दुश्मनों से सीख सकते हैं। आप इजराइल का एजुकेशन सिस्टम देखें, वहाँ पूरी दुनिया की R&D जो है वो इजराइल के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड हैं। उनका जो बजट है उसमें 6% तो वो R&D के ऊपर सिर्फ अकेला, एजुकेशन की नहीं मैं बात कर रहा, सिर्फ उसका R&D पोर्शन 6% ऑफ GDP है। हमारे जितनी भी आई हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, बताएं कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसका आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देखें 4 to 7% में जाता है। नहीं सर, 4-7% एक एक्चुअली वो तो पता क्या है, एक्चुअल 2% है सर। ना जी नहीं, अब तो लेटेस्ट देखें 1.5%। पिछले अगर आप 20 सालों से उठा के देखें ये 2.9 था, 2.9 से डिक्लाइन करता करता अब 1.5 है। 1.5 है, वो भी नहीं, अब ये मुकम्मल खर्च। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये है कि जितनी भी ये बनता है जो है उसका भी 40%, 1.9 या 2% या व्हाटएवर, उसका 40% जो है वो घपलों में और किकबैक्स में और इन चीज़ों में निकल जाता है। तो बाकी कितनी अमाउंट रह जाती है वो समझ नहीं आती। उससे फिर हमने पाकिस्तान को लेके चलना है। आपने जो कहा कि दुश्मन का जिक्र है, दुश्मन जिससे हम डिस्कशन कर रहे थे कि ग़ज़वा बदर में जब कामयाबी हासिल हुई, पहली जंग मुसलमानों की जब कामयाबी हासिल की और जंगी कैदी बने, तो उनके पास क्राइटेरिया क्या था कि यार अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ा देते हैं, दुश्मन कह रहा है, क्या दुश्मन के बच्चों को जो आपको मारने आया था उसको कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ा देते हैं तो आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपने शहर अपने मुल्क जो है वापस जा सकते हैं। आपने जो बात की कि अगर दुश्मन से यस उसको ना बुलाएं, लेकिन उससे इतना डेवलप कर गई हुई है हमारी दुनिया, हम कम से कम सीख तो सकते हैं, हम उनके मॉडल्स तो उठा सकते हैं, चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई करना ही नहीं चाह रहा। मुझे आपकी बातों से, आपके माथे के पसीने से, वर्ड से मुझे लग रहा है कि आप भी इस पे हैं कि कोई करना ही नहीं चाह रहा, वरना डूएबल नहीं है। ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखें, सिर्फ आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत है। नंबर 1, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, और द मोर इम्पॉर्टेंट
आपकी नीयत। हमारी नीयत अगर होगी तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान के जो पूरी दुनिया इस वक्त अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा तो आज भी 65% जो हम बड़ा फख्र से कहते हैं जी एसेट है हमारा, नो डाउट है, लेकिन एट द सेम टाइम यही हमारी खुदा ना करे लाइबिलिटी है कि अगर हम आज भी इनको डायरेक्शन ना दे सके, इनको एंगेज नहीं किया और राइट डायरेक्शन नहीं दी। देखें, अगर आपने उसको इसी तरह के सिस्टम के अंदर उनको आपने उलझाए रखना है तो वो बच्चा क्या करेगा? वो इवन कि आप BS कर ले, MS कर ले, PhD कर ले और उसके बाद दुनिया को वो कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो आपको पता 8 करोड़ से ज्यादा जो है सिर्फ IT की जॉब है अगले 2 से 3 सालों के अंदर। हमने कितने तैयार किए हैं? अभी हमारा इंडिया जो है वो 100 नहीं चल रहा। यही बात मैं आपसे कहने लगा सर, आपका $200 बिलियन का तो इंडिया का जो है IT एक्सपोर्ट हमारी बमुश्किल $2 बिलियन की भी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा महंगा बनता है। और हमने वो भी जो है उसको आपने का नेट का जो इशू जो हमने क्रिएट कर दिया। अब ऐसे हालात में कौन यहाँ पे स्टार्टअप करेगा, कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? हम पूरी दुनिया को कहते हैं FDI आनी चाहिए जनाब, वो दुनिया से जिन इन्वेस्टर्स आने चाहिए। और भाई हमने पहले अपने लोगों के साथ क्या किया? आप माजी उठा के देखें, जितना बड़ा बड़ा हमारा इन्वेस्टर था, हम बचपन में पढ़ा करते थे जी, वो 22 बड़े खानदान। हम खुद पहले उनको बदनाम करते रहे, उनको किक आउट करते रहे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उनको कब्जे करते रहे और नतीजा ये वो बेचारा लोकल इन्वेस्टर भी डर गया या मुल्क छोड़ के चला गया। इन हालात में इंडिया ने वही काम किया और आज इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है वो लगभग कुछ $700 बिलियन तक चली गई। और हम $1 से $2 बिलियन के लिए IMF के जो हैं वो तरले मिनते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने लोकल इन्वेस्टर को जो है एम्पावर्ड नहीं होने दिया। आपके पाकिस्तान में बिजनेस के जो ग्रो करने के जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा टाइट है, कोई भी यहाँ हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहे वो नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो उसको सिस्टम का हिस्सा जब तक वो नहीं बनेगा। मैं एक बात कहूँ, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास एक लम्हे को कह देते हैं पैसा नहीं है या पैसा खर्चना नहीं चाहते, दो ही बातें, तो फिर आप ना करें और इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, जैसा कि इन्वायरमेंट माजी में होता भी रहा है। आपको याद होगा जब भट्टो के दौर में नेशनलाइज किया गया, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नेशनलाइज करिए, अदारों को, तो फिर आपकी इंडस्ट्री भी बैठ गई, आपका एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हुआ। जनरल ज़िया का जब दौर आया तो उसमें एक उन्होंने ये लॉ पास किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप 5 साल के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन में कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको ना तो सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा और आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। और तकरीबन ऐसे ही आप देखें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के भी दौर में हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में वो बड़ी ग्रो कर गई थी। क्या ये हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं ये ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज भी आपको 2,70,00,000 बच्चों के लिए, आपको पता है इस वक्त मिनिमम जो है 2 लाख नए स्कूल चाहिए, 2 लाख नए स्कूल चाहिए, आपको 20 लाख नए टीचर्स चाहिए, आपको उनकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना है। और आपको ये पता है कि आज 25 से 30 सालों में आपकी आबादी 60% बढ़ गई है। 25 से 30 साल पहले आपके सरकारी जो स्कूल थे, जिसको हम कहते हैं ना 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें 1,52,000 स्कूल थे सरकारी, 1,52,000, और आज आबादी 60% बढ़ी है। उस लिहाज से भी अगर हम ये देखें तो मिनिमम भी आपका कोई 1 लाख से ज़्यादा जो स्कूल्स बढ़ने चाहिए। तो 2 लाख तक जाना, 2,52,000 तक, 2.5 लाख से ऊपर मिनिमम उस रेशो से देखें। लेकिन हुआ क्या अमलन? हुआ ये कि आपका इस वक्त 1 लाख और तकरीबन कोई 21,000 स्कूल है जो कि फंक्शनल है, 1,21,000 फंक्शनल है, जो कि सैलाब की वजह से मजीद उसमें से 10 से 12,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि अब भी उनमें मजीद नॉन फंक्शनल है। यानी कि अगर आप नेट निकालेंगे तो वो बनेगा आपका लगभग 1,10,000। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक होगी। तो स्कूल की एक आपने काउंट बता दी। इससे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो मुझे 2 लाख, 2.25 लाख के करीब हैं। कितने हैं? 2,07,000 जी, और 1 लाख और 15 लाख टीचर्स हैं हमारे पास। 15 लाख टीचर्स हैं। लेकिन इसमें आप मुझे ये बताएं, जब टीचर्स की बात होती है, एक तो ये मैंने जब आपके तशरीफ लाना था मैंने ऐसे गूगल किया और मैंने खासतौर पर यूट्यूब किया कि मैं कुछ देखूँ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि प्राइवेट स्कूल बिजनेस सक्सेसफुल कैसे करना है। ठीक,
तो जब प्राइवेट स्कूल बिजनेस हो जाए तो मैंने वहीं पे फिर बंद कर दिया कि यार इसमें फिर खुद ही तैयारी करूं, मैं इससे ना पूछूं उसमें। जब ये बिजनेस हो गया, जब आपका प्राइवेट आपका एजुकेशन बिजनेस हो गया, जो आपका हेल्थ बिजनेस हो गया, ये मैं कई प्रोग्राम से पहले भी कह चुका हूँ उसमें, तो फिर तो तरक्की की राहें जो है आपने खुद ही बंद कर दी ना जब उसको बिजनेस कर दिया। अब उसके बाद एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि टीचर क्राइटेरिया नहीं है आपके स्कूल का, आपका स्टूडेंट क्राइटेरिया कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी कितनी फीस है। बच्चे की फीस अगर 20 से 25,000 रुपये है तो टीचर की फीस शायद वो जो है वो उससे कम होगी। टीचर जो आ रही है वो ये आ रही है कि यार अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो जब तक शादी नहीं होती मैं कहीं पढ़ लूँ क्या, उसकी प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे। या वो शाम को कोई अपना जो है वो अलग ट्यूशन सेंटर चला रही है, चीज़ें कर रही है, सारा कुछ कर रही है। ये सब मैस कब से शुरू हुआ और ये क्या रिकवर हो सकता है? प्रायोरिटी नहीं है बच्चे की यार, वो जो टीचर आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, पहली बात तो ये 2,07,000 प्राइवेट स्कूल है क्रॉस द कंट्री। जी जी। 15 लाख हमारे पास टीचर हैं। आप एक लम्हे को ये सोचें ये सिस्टम से बाहर हो जाते तो आपका तो 1,52,000 जो 25-30 साल पहले था वो आज 1,10,000 के करीब रह गया हुआ। तो आबादी आपकी 7.5 करोड़ बच्चे को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास बमुश्किल 2 करोड़ 19 लाख बच्चा है। तो फिर अमलन आपका 5 जो 2 करोड़ 70 लाख है, ये 5 करोड़ 70 लाख बच्चा जो है वो आपका बन जाता अगर ये प्राइवेट स्कूल जो है मौजूद ना होते। ये ना होता तो दुनिया में तीसरे बड़े नंबर पे जो है स्ट्रेंथ बनती है इन प्राइवेट स्कूल की पाकिस्तान, क्योंकि हमसे ज़्यादा इंडिया और चाइना का है। पूरी दुनिया में प्राइवेट एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में क्वालिटी के साथ रिलेट अगर आप करते हैं तो कॉस्ट उसके साथ मैटर करेगी। आर्टिकल 1825A आर्टिकल इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट को ये काम करना है। स्टेट ने अपना काम नहीं किया, फेलियर उसका है और उसकी जगह ये रूम बना। अब इस रूम को कवर किया, फिल किया प्राइवेट सेक्टर ने। अब प्राइवेट सेक्टर का भी आप देख लीजिए, देखें इनमें से 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर आज भी 3,000 पर मंथ स्टूडेंट से उसकी कम है। कितने परसेंट? 85%। 85% इट्स अ बिग नंबर। देन 13% वो हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 3,000 से 10,000 है। ये इसको आप अफोर्डेबल और अपर क्लास कह सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 to 2% वो हैं जिसको आप एलीट कहते हैं, जो 10,000 प्लस में और समटाइम डॉलर्स में भी वो ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप फिर क्वालिटी की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइज है कंट्रीब्यूशन का, इसमें अच्छे भी हैं, इसमें बुरे भी हैं। पाकिस्तान ओवरऑल एज अ नेशन ईमानदारी में 140th नंबर पे, अगर 140वें नंबर पे हम सब हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर भी बहुत से ऐसी खामियां मौजूद हैं जिसको इस्लाह होनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हमेशा उन मैल प्रैक्टिस को कंडेम किया है। टीचर का शान जो है उसका पैकेज होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हमारे होता कहाँ है? ना तो स्टेट की कोई ऐसी कोई प्रायोरिटी है, और ऑब्वियसली आपका जो मार्केट जहाँ पे स्टैंड करता है, आपके पास अभी आपने बिल्कुल राइटली कहा कि बहुत से टीचर्स हमारे पास जो हैं वो प्रोफेशनल टीचर नहीं होते। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग उनको जो मिलती है वही वो करते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट पर्सन एंड राइट जॉब का मैं जब बात करता हूँ, वही प्राइवेट सेक्टर पिछले 40 to 50 ईयर्स से वो हमेशा टॉप पोजीशन पे क्यों आ रहा है? 80 से ऑनवर्ड तमाम अगर आप बोर्ड्स के रिजल्ट्स उठा लें, आप नेशनल या इंटरनेशनल रिजल्ट्स उठा लें, आपको कहीं पे सरकारी स्कूल जो है जिसकी असल जिम्मेदारी है वो दिखाई नहीं देता। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है मैल प्रैक्टिस है, आपको उसको दूर करना चाहिए, ना कि उस तनावर दरख्त को जो आपको जो साया दे रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो कि इस वक्त भी 2,500 अरब से बड़ी इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, आप ये स्कूल नहीं है 2,500 अरब से बड़ी आपका स्कूल नहीं है, इसके साथ अलाइड एसोसिएट बहुत से लोग हैं। देखिए आपके साथ आपका वैन वाला भी है, आपका टीचर्स हैं, आपका जो बिल्डिंग जहाँ पे वो मोस्टली 90% रेंटेड है, उनकी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। जहाँ एक तरफ आप एजुकेशनल जो है वो आप उसको प्रोवाइड करें एक प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ आप इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करें। फिर आपको ये भी पता है हमारे पास 25 से ज़्यादा मुख्तलिफ ऐसे टैक्सेस हैं जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। अब आप गवर्नमेंट को जब 25 से ज़्यादा टैक्स करते हैं, इसका 25 डिपार्टमेंट आपको मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो रेगुलेशन इज़ देयर। लेकिन ईज़ ऑफ बिजनेस का जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, जब तक आप पूरी दुनिया में पता क्या होता है प्राइवेट एजुकेशन किस तरह दी जाती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कहती है आपने कुछ चार्ज नहीं करना, उस बच्चे का वाउचर जो है वो गवर्नमेंट स्टेट जो है वो पे करती है।
इस वक्त गवर्नमेंट को विद 70% मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ एक बच्चे पे जो कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड में 9,600 पर स्टूडेंट पर मंथ आ रही है। अब 9,600 रुपया तो एक गवर्नमेंट का जो अपना रिजल्ट है, इसमें बिल्डिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है, हमें तो रेंट भी पड़ता है। अगर वो भी शामिल कर लें तो गवर्नमेंट का जो स्टेट्स है ये तो जाहिर 15,000 पर स्टूडेंट पर मंथ शो करेगा। तो आप मुझे बताएं 15,000 में अगर गवर्नमेंट 70% मिसिंग फैसिलिटी से विदाउट रिजल्ट हो और हम वही चीज़ 85% 3,000 की फीस ब्रैकेट से नीचे है और 40 to 50 ईयर से हमारे रिजल्ट्स, तो फिर इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि हम बड़ी आइडियल सिचुएशन में, लेकिन कम से कम ये ब्लेसिंग है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता, आपकी स्कूल फिर आगे कॉलेज फिर आगे यूनिवर्सिटीज़, आपकी जो गवर्नमेंट के हैं कॉलेजेस वो भी मुश्किल जो हैं पूरे पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा नहीं। एक और बड़ा सख्त किस्म का एलिगेशन लगता है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, वो हमारे बहुत से हमारे ऊपर सख्त लगते हैं सारी सख्त ही लगता है, सॉफ्ट कॉर्नर ही कोई नहीं है नहीं हमें है, बट इसमें मिसपरसेप्शन बहुत ज़्यादा है। वो ये कहते हैं मिसपरसेप्शन तो नहीं, आप भुगत रहे हैं सर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ है कि आपके इतना नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो आपको यूनिफॉर्म्स मिलती हैं, स्टेशनरी मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है। अगर स्कूल के अंदर नहीं मिलता तो एजुकेशन नहीं मिलती। एजुकेशन शाम को किसी ना किसी जो है ट्यूशन सेंटर में जाके मिलनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप ये इस एलिगेशन को मैं इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूंगा, मान जाओ ना सर। नहीं, इसका एक पोर्शन मैं मानूंगा, दूसरा पोर्शन जो है उसको मैं कंडेम करूंगा। पहली बात कंडेम जो मैं कर रहा हूँ, हर वो बंदा जो इसका मकसद सिर्फ पेरेंट को अगर तो उसमें फैसिलिटेट करना है वो ठीक है, अगर उसको उसके इस्तेसाल करना है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, कोई भी कर रहा है तो वो ना सिर्फ हम उसे कंडेम करते हैं बल्कि हम पेरेंट के साथ हैं। इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अपना एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है इसी काम के लिए, info@pakistanprivateschool.com। किसी को कंप्लेंट है बल्कि ये हम पेरेंट के साथ कहेंगे कि साथ ये लगा भी बिल्कुल आप करें। और इस इशू में बहुत से हम केसेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हैं और हम बेशुमार जगहों पे फेडरेशन ने पेरेंट्स को, हमने स्कूल काउंसिल्स में भी पेरेंट्स को सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात, ये जो अभी आपने बात की ना, जहाँ तक मुझे याद है मैंने और आपने जब पढ़ा था तो ट्यूशन सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि नंबर गेम का हमने वो सिस्टम राइज किया है। आपको जब एडमिशन मिलेगा नंबर पे मिलेगा, आपको जिस वक्त अप्रोच कोई नहीं है आपको आपका एडमिशन नहीं होगा। मैरिट वाली बात तो खत्म हो गई। आपने एक तरफ तो कहा जी मैट्रिक का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, ओ लेवल्स, ए लेवल्स का रिजल्ट, फिर उसके ऊपर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, अच्छा उसके बाद जी एंट्री टेस्ट। अब आपने एंट्री टेस्ट के अलग से नंबर दिए, फिर ये बोर्ड्स खत्म कर दें, फिर आप रखें एंट्री टेस्ट, सिर्फ वही रखें। अब बच्चे को जब आपने इतना स्ट्रेस दिया कि उसकी लाइफ में स्वाई नंबर, इंटेलेक्चुअलिटी तो कहीं नहीं रही, क्रिएटिविटी तो कहीं नहीं रही, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको तो आपने टच ही नहीं होने दिया। तो आपने क्या किया? आपने उस बच्चे को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया। वो पढ़ने, और आपने ये भी आपने देखा होगा पिछले 10 से 12 साल के आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें, कितने बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट आने पे खुदकुशी की। सेवरल कितने केसेस हैं? क्या उससे किसी को सिस्टम पे कोई तब्दीली आई? क्योंकि बहुत से लोगों के इसमें मफादात हैं। मैं फिर ये कहूँगा ये गलत है। इस इशू के ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए, इस इशू के ऊपर सोचना चाहिए भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के दौर में हम compete कर पाएंगे इन नंबरों को लेके? आपकी तो डिग्रीज जो हैं वो जो है ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आपने डिग्री में अब क्या हासिल किया। ठीक है, एक हद तक तो उसकी एक ही आने शुरू हो गया भाई। ये बात उसमें कि अब डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अब स्किल्स इंपॉर्टेंट है। स्किल्स हैं आपके पास हैं। मैं ये तो कहता हूँ ये 65% हमारा जो बच्चा है ये हमारा एसेट है, लेकिन उस वक्त है जब आप इनको कोई स्किल जो है इम्पार्ट करेंगे। और आज भी बदनसीबी ये है कि हमारा जो बच्चा है, आपने भी देखा हमने भी देखा, फील्ड के अंदर जब आता है तो हमें बहुत सी चीज़ों को जो है उनको दोबारा से बताना पड़ता है, और समटाइम तो बेसिक चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। इसका मतलब वो स्कूल, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, वो फिर क्या इम्पार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं बल्कि इसमें ये कहूँगा कि इसमें नेशनल डिबेट होनी चाहिए, पेरेंट्स को, मीडिया को, स्कूल साइड, एजुकेशन साइड और पॉलिसी मेकर्स को। जब तक स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी मेकर्स में शामिल नहीं किया जाएगा, जब
तक ऊपर से नाजल होने वाली। स्टेक होल्डर इसमें कौन है? इसमें स्टेक होल्डर क्या गवर्नमेंट है, क्योंकि उसने ख्वार होना है, उसने वो बच्चे सारे जो है वो उसी के खिलाफ ही खड़े होंगे, जैसे अभी सिचुएशन हो रही है उसमें कि अगर आप उनको बिजी नहीं करेंगे तो उन्होंने बच्चों ने फिर आपको बिजी करना है, जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं उसमें। या स्टेक होल्डर जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है कि हमने अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने, यही स्कूल यही कर रहा है ना, जिम्मेदारी तो ये ना अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करना। या स्टेक होल्डर जो है वो पेरेंट्स हैं जिनकी औलाद है, जिन्होंने जिसको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि वो इतना पढ़ा के भी। इस सारे सिस्टम के बाद मैं भी अपने बच्चे से जब घर आता है, जब पेपर दे के आता है, तो पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आ जाएंगे, उसने उसमें क्या सीखा है, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या हुई है, उसका विजन क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, कुछ नहीं, पुत्र नंबर कितने आएंगे, दैट्स ऑल अबाउट, दैट्स प्रॉब्लम। हमने बच्चे को इतना स्ट्रेस कर दिया है, और ये खुदकुशियां कर बच्चे कर रहे हैं, तो क्यों उनको परेशान। और आपको ये भी मैं बताऊं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जगहों पे रिप्रेजेंट करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को मुख्तलिफ कमेटियों में भी शामिल हूँ, तो वो रिगार्डिंग जो ड्रग्स का इस्तेमाल हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बच्चे को स्ट्रेस इतना मिलता है, और नतीजा क्या होता है, वो बच्चा मुख्तलिफ ऐसे लोगों के का शिकार हो जाता है जो उनकी जो सारी एनर्जीज को डाइवर्ट इस तरफ करता है। जब आप ऐसा एक सिस्टम देंगे जिसमें कंजीनियल एनवायरनमेंट होगा, जिसमें उनके पास लर्निंग का एक प्रोसेस होगा, वो सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, जिद्दत सीखेंगे। ग्लोबल विलेज के नाम हमने कहा, तो भाई उसको समझे भी तो सही, समझे सही कि क्या अगर मेरा हमसाया जो है, चाहे वो चाइना है, चाहे इंडिया है, चाहे इवन के ईरान एंड अफगानिस्तान, दे आर ग्रोइंग, तो मैं क्यों डिप्रेशन का शिकार हुआ? मेरा यूथ जो है वो क्यों धड़ाधड़ पाकिस्तान छोड़ के, और पढ़ा लिखा बंदा जिसको पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है, वो क्यों? जब हमारे अरबाब इख्तियार, मुझे याद है अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा कहते वो चले गए बाहर बजा रहे हैं, यूथ जा रहा है, तो फिर क्या हुआ? ओ भाई, आपको अगर आपकी माइंडसेट ये है, भाई ये मेरा एसेट है, इसको मुझे संभालना है। अभी आपने स्टेक होल्डर की बात की, जब तक मेरा पेरेंट, मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल्स, मेरे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर बैठेंगे नहीं, और अलॉन्ग विद मीडिया एज वेल, तब तक ये मामला नहीं हल हो। डायरेक्शन ठीक करें। पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, मेक श्योर पाकिस्तान इज पुअरली मैनेज्ड। आप किसी भी, इट्स नॉट अ पुअर कंट्री, किसी भी आप डिपार्टमेंट को उठाएं, आपकी रियासत के 4 स्तून हैं, चाहे आप मीडिया को देखें 140 नंबर पे, आप जुडिशरी को देखें 139 नंबर पे, एग्जैक्टिव 127 नंबर पे, और जमहूरियत आप देख लें वो 137 पे। तो आपके पास कौन सा पिलर है जो मजबूत है? कैसे मुकाबला करेंगे, और कैसे हम अपने यूथ को ये तसल्ली देंगे कि उनका मुस्तकबिल सिक्योर है, जबकि उनकी जगह पे बहुत से सिस्टम के वो लोग, वो एलिमेंट जो कि इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो काबिल बंदा ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि वो सिस्टम उसको ग्रो। अच्छा, दुनिया जहाँ जो है वो बच्चों को लेके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई हुई है। हम लोग जो है वो एक बहुत बेसिक चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में अब प्लेइंग एरियाज़ नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, फील्ड्स नहीं है। और वो पहले जो मैं होता था, पढ़ रहा था, तो उस वक्त एक रिसेस के अलावा, एक ब्रेक के अलावा एक अलग गेम्स का पीरियड होता जिसमें मैंडेटरी था कि हर किसी ने क्लास में नहीं बैठना, करती थी। हाँ, वो जाना है, सारा वो एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब तो स्कूलों के अंदर वो भी तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में एक खत्म हो गया ना। गवर्नमेंट स्कूल्स में फिर एक जो है ग्राउंड आ जाता है क्योंकि मैंडेटरी है ये व्हाटएवर उसमें। लेकिन आपने जो 85% जो बताया वो तो घरों के अंदर और वो इस किस्म की जगहों के ऊपर हुए हैं। वो बच्चों की नशोनुमा कैसे? आप जो बात कर रहे हैं ना, वो है एक आइडियल सिचुएशन में, आइडियल स्टेट, आइडियल सिचुएशन के अंदर होना यही चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क की जिसमें आज भी 2 करोड़ 70 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। इतना सारा कुछ होने के बाद 2 करोड़ 70 लाख बाहर है। 2 करोड़ 79 लाख तो हमारे प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में। इसके बाद भी 2 करोड़ 70 लाख आउट ऑफ स्कूल है, जिसके लिए कोई बोल नहीं रहा, जिसके लिए किसी के पास फंड नहीं है, जिसके लिए 12-15 सालों में डिक्लाइन करता करता बजट आपका 2.9 से 1.5 पर आ गया है। 3 फैक्टर्स हैं, एक जो है वो है मदरसा है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये जो आप 2 करोड़ 70 लाख कह रहे हैं, ये इन तीनों के अलावा है, जो कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, जो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं। और इन हम बात करें स्कूल की, स्मोक की, अरे भाई ये उसी तरह मुल्क चल रहा है जिस तरह जिनके जो जिम्मेदार हैं स्मोक के, उनको कोई नहीं रोक रहा, जो विक्टिम है उनको और विक्टिम बनाया जा रहा है। तुम जो पढ़ रहे थे, यूनिसेफ ये कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ जो 60 लाख पंजाब का जो बच्चा है
वो इस वक्त वुलनरेबल सिचुएशन में है स्मोक की वजह से, जिनमें से 1,70,00,000 वो बच्चा है जो कि 5 साल की एज की या इसके इर्द गिर्द है। तो इसका मतलब वो और कितना वो ख़तरनाक पोजीशन में है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने उनकी तालीम का सिलसिला भी बंद किया। 5 से 7 साल अगर आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन होती है तो 5 से 7 साल उसके असरात रहते हैं। तो कोई है हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं, है? लेकिन प्लानिंग तो नजर आ रहा है, तो सीधा सा प्लानिंग कोई नहीं है। लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर इस स्मॉग में अभी भी जब आप आए, बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है 5% 10% विजिबिलिटी है जो आप तशरीफ लाए उसमें। बड़ी आप लेट इसीलिए आए, इसलिए मैंने कहा भी यार लेट, अभी वापसी पे शायद इससे भी ज्यादा सिचुएशन ऑड हो, उसमें ट्रैफिक भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या हम उन बच्चों को स्कूल भेज दें इस विजिबिलिटी पे, इस सिचुएशन में जहाँ पे उनके फेफड़े भी खराब होंगे, उनका गला भी खराब होगा, मैदे भी खराब होंगे? एक बात मैं आपको बताऊं, स्कूल्स आर मोर सेफ एरियाज More safe areas. बिकॉज अगर आप वो बच्चा देखें, स्मोक है, इसको जरा जिस तरह मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंदर हवा नहीं आनी, ये हवा के साथ ही आएगा, चाहे आप घर में हैं चाहे आपके स्कूल के अंदर। तो मास्क मस्ट है स्कूल के अंदर, तो एक डिसिप्लिन के साथ उसको रखना। आउटडोर किसी किस्म की एक्टिविटी उसकी हो नहीं रही है, लिहाजा इन हालात के अंदर तो स्कूल जो है वो सेफेस्ट एरिया में माना जाता है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं महकमे भी उसको वॉच करेंगे। अब आपने स्कूल बंद कर दिया, आपने बच्चों को एजुकेट करना था, घरों के अंदर वो बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, फिर वो बच्चा घर में क्या रहेगा? आर यू श्योर? What a wonderful question. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिलेबस पढ़ाना है। यस, आपका ये पॉइंट है, पूरा ट्रेन करना है आपने उनको पूरे। हमारी बदनसीबी ना इस एजुकेशन सिस्टम की एक और भी रही, हमने जो तालीम को तरबियत से अलग कर दिया। अब जो आपकी तरबियत है, जब और उसको भूल गए, तरबियत को भूल गए। इल्म किसका नाम है? इल्म तो नाम है तालीम और तरबियत का। हमने उस डिग्री, उस सर्टिफिकेट को जो है वो समझ लिया सब कुछ है। का नाम है। तो जब वो स्कूल आएगा, पेंडेमिक में भी तो क्या होता था, पेंडेमिक में उसको वो सारी चीज़ें जो थी इंट्रोड्यूस की जाती थी कि आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सिचुएशन में क्या आपने। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम बर्बाद किया, घरों के अंदर भी अब तरबियत का वो एलिमेंट ना रहा, ना हमारे तालीमी इदारों का जो एजुकेशन सिस्टम आया उसमें रहा। तो अब आपके पास एक ही जगह है, और वो ये है कि आप जितना मैक्सिमम अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से मुतारफ़ करवाएं और उसको डिसिप्लिन करें। देखिए, एक बात फिर मैं ये समझता हूँ, इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे हमारे यूथ में, लेकिन खौफज़दा क्यों है कि अगर इतना बड़ा यूथ आपसे आज कंट्रोल ना हुआ तो आने वाले दिनों के अंदर तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे, और वो डायरेक्शन ऐसी होगी, अल्लाह ना करे इस मुल्क के अंदर आने वाला वक्त उस तरफ जाए, उस तरफ चला जाए, तो फिर किसी के लिए भी कंट्रोलेबल नहीं। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपने एक तो एजुकेट करना है बच्चों को, लेकिन उससे पहले आपने एजुकेट करना है, जैसे हमने बात की थी, टीचर्स को भी, कि टीचर्स भी जो हैं वो भी एजुकेटेड हों। अभी भी ये मसला आ रहा था जब पता चला कि ये इसमें आपने ऑनलाइन आपने क्लासेस करनी है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे भी आया का बहुत बड़ा क्वेश्चन यार टीचर्स आर नॉट इम्यून टू दैट, दे आर नॉट ट्रेन्ड। वो तो उनको, वो बच्चे तो बाद में ट्रेन होंगे, पहले टीचर ट्रेन होंगे तो फिर उसके बाद। देखें, डिजिटल लिटरेसी के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये फील्ड ही अलग है, ये गेम ही और है आपके लिए। एक तो पहले आपके कोई क्या नेट फैसिलिटी है? पूरे पाकिस्तान में टोटल नेट फैसिलिटी 14% लोगों के पास है, जिसको हम कहते हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन का जो रियल कंसेप्ट है वो बमुश्किल हमारे जो एलीट तबका है उसका 2% के पास है। अब जो बाकी 85% है अमलन, इनके पास तो कोई भी ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ना कोई सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने देना है? आपकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, नेट फैसिलिटी देनी है। बाहर क्या हुआ था पेंडेमिक में, हमने बड़ा ज़बरदस्त एक लेसन लर्न किया, तो वो ये था कि जब दुनिया के अंदर उन्होंने तालीमी इदारों को अगर बंद भी किया तो उन्होंने टैब्स दी, उन्होंने नेट फैसिलिटी दी, उन्होंने ऑनलाइन रियल सेंस में क्लासेस कंडक्ट की। हमारे क्या हुआ कि हमने तालीमी इसी तरह तालीम बंद कर दी। आम इंसान का जो राइट था, ये एक बात याद रखें, ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। जैसे आप सांस लेते हैं, रोशनी है, ये आइन का फंडामेंटल वो पोर्शन जो किसी सूरत सस्पेंड नहीं हो सकता। तो चूंकि हमारा जोर गरीबों पे चलता है ना, तो लिहाजा गरीब की बच्चा है, एक आम पाकिस्तान का बच्चा है, लिहाजा उसको बंद करो। आपको डिजिटल लिटरेसी देनी चाहिए, आपको उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए वो टैब्स, क्योंकि वो हमारे आज भी जो 40% से ज़्यादा जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने अगर फिजिकल क्लासेस बंद करना है तो यू मस्ट हैव सम रिसोर्सेज कि आप उसको प्रोवाइड उसके डोर स्टेप। शायद मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना पड़ेगा और बताना चाहिए उसमें कि हम जो अपनी सोसाइटी मूव कर रहे होते हैं, वो जिन लोगों के साथ मूव कर 100, 150, 200 लोग होते हैं, और वो आपकी उसी एक इकोनॉमिक क्लास में जो है चल रहे होते हैं जिसमें आप मूव कर रहे होते हैं।
उसमें अगर थोड़ा सा ऊपर ना देखें, थोड़ा सा नीचे देखें, तो फिर वो वाली सिचुएशन आती है। अभी आप अगर जाके किसी को कहेंगे यार नेट नहीं है, वो कहेंगे यार कभी हो सकता है कि नेट नहीं है, किसी को ले गए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पास नेट है, तो आपने समझ लिया कि दुनिया जहान में हर किसी के पास अच्छा, ये बड़ी वैसी अनइंटरप्टेड फैसिलिटी इस चीज की होगी, विच इज नॉट लाइक दैट। हमने पता किसको नेट समझ लिया, मोबाइल फोन को नेट मोबाइल फोन, हमने कहा डाटा जो है उसका। भाई ये पाकिस्तान में मोबाइल जो एजुकेशन जिसको हम समझते हैं ना, वो पता क्या है, वो आपकी टिकटॉक है, वो आपका फेसबुक है, वो आपका व्हाट्सएप है। अगर आपने इसको एजुकेशन सिस्टम समझ लिया है तो फिर इस पे अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़। और देखें, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट एक सिस्टम का कंप्लीट नाम है, जिसमें आपकी मॉनिटरिंग होती है, आपका टीचर। जब फिजिकल क्लासेस हमारी क्यों कामयाब है, इसीलिए क्योंकि आपका टीचर इंटरेक्शन होता है। और ये साबित हुआ लेटेस्ट रिसर्च से कि ऑनलाइन एजुकेशन जो ये पूरी दुनिया के अंदर उतना अफेक्ट उसने नहीं किया, क्योंकि जब तक आपका फिजिकल एजुकेशन इंटरेक्शन नहीं होगा, वो डिसिप्लिन नहीं होगा, वो सारा कुछ जो है। आप बच्चों ने आपने भी प्रैक्टिस में भी देखा, जूम के अगर ऊपर क्लास की गई तो वो उसको करके वो बिजी रहे और साइलेंट पे रख। आज भी मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है जहाँ पे क्लासेस, तो वो ऐसा ही है। देखें, खुदा के लिए मैं अपने हुक्मरानों से ये कहूँगा, हमारे बच्चे जो आम पाकिस्तानी का बच्चा है, उसको भी जीने का उतना ही हक है जितनी आपकी औलादों को। उनको भी जीने दें, उनको भी पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान बन जाए। आपकी हुकूमतों को कोई इससे ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये हुक्मरानियाँ करने के सिस्टम का हिस्सा बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो जो बैरियर्स लगाए ये वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो लिहाजा इनको थ्रेट नहीं है भाई, थ्रेट नहीं है, बिलीव मी, कोई थ्रेट दो यार, इनको जीने दो, इनको अपने बारे में वो बाशऊर होने दो। यकीन करें, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बनेंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ ही बनेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त जो है ये इस तरह के सिस्टम ज़्यादा देर चलने नहीं, क्योंकि दुनिया अब इस सिस्टम से बहुत, रोबोटिक्स की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टम तो चलेंगे नहीं। जब आप देखेंगे कि आपकी जगह रोबोट्स जो हैं वो आपको रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर क्या आप करेंगे, फिर क्या कर लेंगे। तो लिहाजा आप डिग्री से अगला फेज़ है, इससे आगे की स्किल्स की सोचें, और सबसे बड़ी बात है एम्पावर करें। हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं, इनको दुनिया का मुकाबला करने की तैयारी कराएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा आपका एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है। ये जो सिस्टम है, अगर आप इसको लेके चलेंगे तो अगले 77 ईयर बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे। हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन बात वो यही कर रहा होगा। मिर्ज़ा काशिफ़ अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने बहुत कुछ सीखा इन बातों से। बातें कुछ और जा रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है वो एक पेज पे आ गए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारा कोई 20 साल का ताल्लुक़ है, और आपका जो है वो, मेरा तो मीडिया का 20 साल का है, लेकिन आपका जो है वो एजुकेशन के साथ उसमें। और अगर आप भी आज ये बैठ के इतने अरसे बाद, और इस बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद, आप अगर प्रेसिडेंट होने के बाद आप अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये आप कोई फ़ख्र से नहीं कर रहे, आप वो दुख से कर रहे हैं, उस कर्ब से कर रहे हैं, उस अज़ियत के साथ कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, यकीन करें, इस कर्ब के बाद भी रोशनी की जो किरण है वो अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। सिर्फ एक काम आप करते हैं, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, और जो आपकी जो मैनेजमेंट है, हाँ, वो प्रोफेशनल्स के हाथ में, प्रोफेशनल्स के हाथ। अगर राइट पर्सन राइट जॉब आ जाएगा तो यकीन करिए ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, बहुत ज़रख़ेज़ है। वाह 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 व्यूअर्स, बस मैं क्या करूं, हर बारी जो है वो ज़ारा निगाह के इसी शेर के ऊपर हर प्रोग्राम के मेरा इख्तिताम हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसे ही हो जाता है। और वो शेर ज़ाहिर बात है आपको तो याद हो गया होगा कि वो कहते हैं कि कोई हिसाब नहीं बेहिसाबियों का, मगर जिसे भी देखिए उलझा किसी हिसाब में है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।